वो टॉपिक बड़ा मजेदार और बड़ा इंटरेस्टिंग है। और बेसिकली आपकी जो शुरू में वो हमने टाइटैनिक वाली एग्जांपल वो असाइनमेंट भी की थी ना, उसके अंदर जो आपको एक इशू था मेजर कि जी कौन से एट्रीब्यूट्स ढूंढने हैं, हमें किस तरह पता चलेगा, हम उसको जो है ना आज हल कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। सो आज लेट्स से आपके पास एक बड़ा सा थैला है, एक बड़ा सा बैग है, उस बैग के अंदर यू हैव 100 बॉल्स। ठीक है। एंड दोज बॉल्स कुड बी आइदर रेड और आइदर ब्लू। ठीक है। टोटल बॉल्स 100 है, लेकिन नंबर ऑफ रेड बॉल्स की तादाद 0 से लेके 100 तक हो सकती है। और सिमिलरली जो व्हाइट जो हमारे ब्लू बॉल्स हैं उनकी तादाद भी हमारी कहां से कहां तक हो सकती है, 100 से 0 तक हो सकती है। टोटल रिमेन 100। ठीक है। सो अगर हम उसको कहें कि जी हमारे पास जो बॉल्स हैं दे लुक समथिंग लाइक, किधर है जी, हम कहते हैं जी हमारी जो बॉल्स हैं, लेट मी डू इट इन ब्लैक। एक, दो, तीन, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ब्लू बॉल्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो रेड बॉल्स यहाँ पे हैं। ठीक है। रेड बॉल्स जो है वो हमारी 0, 10, 20, 30 अप टू 100 जा रहे हैं। और ब्लू बॉल्स हमारे जो हैं वो सिमिलरली यहाँ पे 0, 90, 80, 70 अप टू 90, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 100 जा रहे हैं। ठीक है। सो अगर मैं आपसे कहूं व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल चोजन एट रैंडम इज रेड, what's the probability that a ball chosen at random from this bag is red when there are 0 red balls available? What would be the probability of red ball? 0 होगी। एंड जब 10 आउट ऑफ 100 होगी तो 10% प्रोबेबिलिटी होगी। जब 100 आउट ऑफ 100 जब रेड बॉल्स होगी तो 100% या 1 प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है। तो अगर मैं रेड बॉल्स की बात करूं तो रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी जो है दैट वुड मूव समथिंग लाइक दिस। ठीक है। दैट वुड मूव समथिंग लाइक दिस। हम कह सकते हैं दिस इज 0 एंड दिस वुड बी प्रोबेबिलिटी वुड बी 1। सिमिलरली ब्लू बॉल्स की बात करूं, तो ब्लू बॉल्स के अंदर भी क्या होगा, ब्लू बॉल्स के अंदर भी अगर मेरे पास 100 रेड बॉल्स हैं तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। और जब मेरे पास 0 तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 1 हो जाएगी ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज सॉरी, इट वुड गो लाइक दिस। ठीक है। इसको ठीक है। दिस अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स। यहां तक क्लियर है? इसके लिए हमारे पास एक एल्गोरिदम होता है। दिस इज कॉल्ड, बेसिकली ये क्या बता रहा है, ये हमें क्या बता रही है, हमारे सिस्टम के अंदर रैंडमनेस को मेजर कर रहा है। ठीक है। हम ये कहते हैं कि जिस वक्त हमारा सिस्टम जो है उसके अंदर सिर्फ रेड बॉल्स थी तो हमारा, या सिर्फ ब्लू बॉल्स थी तो हमारा सिस्टम जो है वो डिटर्मिनिस्टिक स्टेट में था। हम जितनी मर्जी मर्तबा उसमें से रेड बॉल निकाले हमेशा रेड होती थी, या जितनी मर्जी मर्तबा यहाँ पे रेड होती थी, या जितनी मर्जी मर्तबा उसमें से बॉल निकाले हमेशा ब्लू होती थी। जिस वक्त हमारे पास 100 आउट ऑफ 100 ब्लू बॉल्स थी, हमारे सिस्टम में रैंडमनेस थी नहीं, हमारा सिस्टम टोटली डिटर्मिनिस्टिक था। बट एज द नंबर ऑफ रेड बॉल्स स्टार्टेड इंक्रीजिंग और द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स स्टार्टेड डिक्रीजिंग, हमारे सिस्टम के अंदर रैंडमनेस बढ़नी शुरू हो गई। हमारे सिस्टम के अंदर रैंडमनेस बढ़नी शुरू हो गई टिल द टाइम के कब रैंडम मैक्सिमम रैंडमनेस कब आई, जब नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स एंड नंबर ऑफ रेड बॉल्स बराबर थी। जब नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स एंड रेड बॉल्स बराबर थी तो हमारे सिस्टम में मैक्सिमम रैंडमनेस आ गई, और उसके बाद फिर रैंडमनेस कम होनी शुरू हो गई। ठीक है। रैंडमनेस को मेजर करने के लिए जो वैल्यू है वो कहा जाता है, उसे कहा जाता है एंट्रोपी। एंट्रोपी जिस तरह आप ये कहते हैं कि जी किलोग्राम इज अ मेजरमेंट ऑफ वेट, सेकंड इज अ मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है, लीटर इज अ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम।
ठीक है। इसी तरह एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस इन एनी सिस्टम। ठीक है, सो हम यहां पे लिख लेते हैं एंट्रोपी इज मेजरमेंट of randomness in our system। थोड़ा सा जो मैंने बात की उससे थोड़ा सा वो है, क्योंकि किलोग्राम इज एक्चुअली द नॉट द मेजरमेंट ऑफ वेट, इट इज द एक्चुअली द यूनिट ऑफ वेट। ठीक है, सो थोड़ा सा उससे फर्क है, बट द आइडिया रिमेन्स द सेम, दैट एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस इन अ सिस्टम। और इसे हम एक्सप्रेस किस तरह करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, हम कहते हैं जी एनी सिस्टम एक्स, सिस्टम के अंदर एंट्रोपी इज डिफाइंड एज माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको पी छोटा कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या इसको प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए टाइम्स log बेस 2 ऑफ probability of x equal to a plus probability of x equal to b times log base 2 of probability of x equal to b ठीक है। दिस इज अगर इन अ टू स्टेट सिस्टम, इन अ टू स्टेट्स, यहां पे लिख देता हूं इन अ टू स्टेट सिस्टम, इन टू स्टेट सिस्टम जहां पे x कैन बी इक्वल टू, x कैन बिलोंग टू a और b, x की वैल्यू या a हो सकती है या b हो सकती है जी। वो प्रोबेबिलिटी का ग्राफ लीनियर है, प्रोबेबिलिटी का ग्राफ लीनियर है। हमने जो है वो ये तो बात ही नहीं की कि जी उसकी रैंडमनेस का ग्राफ क्या है, ये दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ रैंडमनेस, दिस इज ग्राफ और ये दोनों के ग्राफ आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी तो हो रहे होंगे, इंटरेक्ट भी हो रहे हैं। एक तरफ से इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ी है तो इस तरफ इसकी प्रोबेबिलिटी, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का भी तो फर्क होगा ना। आप कहते हैं जी 10 बॉल्स हैं तो 90 बॉल्स रेड भी तो थी, ब्लू भी तो थी ना, 10 रेड बॉल्स थी तो 90 ब्लू बॉल्स भी थी, उन दोनों का भी तो आपस में एक दूसरे के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा होगा। ठीक है, सो entropy is measurement of randomness in a system, e of x where x can have two values a और b, x की सिर्फ दो वैल्यूज पॉसिबल है a और b, तो हम कहते हैं माइनस p जो x वेरिएबल है, x की वैल्यू a टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू a प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x will have the value b टाइम्स द log base 2 ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट x की वैल्यू b होगी। ठीक है, ये तो है जब हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जी हमारे पास जो केस था फ्रॉड वाला केस था, सो हमारे पास लेट्स से हम कहते हैं व्हाट इज द एंट्रोपी दैट अ फ्रॉड हैपेंस। ठीक है, फ्रॉड इक्वल टू यस या फ्रॉड इक्वल टू नो, फ्रॉड की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, फ्रॉड इक्वल टू यस या फ्रॉड इक्वल टू नो, तो हम कहते हैं व्हाट इज एंट्रोपी, दिस इज माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड इक्वल टू यस times log base 2 of fraud equal to, sorry, probability of log base 2 of probability of fraud equal to yes plus probability of fraud equal to no times log base 2 of probability of fraud equal to no। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो दिस इज माइनस, ये माइनस आ रहा है बाहर, ये माइनस लगाना जरूरी है, माइनस फ्रॉड इक्वल टू यस कितने थे 25 आउट ऑफ 100। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड क्या था 25 ओवर 100, सो 25 ओवर 100 प्लस सॉरी इनटू log बेस 2 ऑफ 25, फिर 25 ओवर 100 प्लस 75 over 100 log base 2 of 75 over 100। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर लें इसको।
माइनस 0.25 0.4 0.25। हाँ जी, व्हाट इज log base 2 of 0.25? log base 2 of 0.25 minus 2 plus 0.75 log base 2 of 0.75 जी minus 0.415। ठीक है, सो दिस इज minus 0.5 माइनस, सॉरी ये एक माइनस यहाँ पे आएगा और एक माइनस अंदर है, माइनस 0.5 और माइनस 0.31128 0.31128। ठीक है, दिस इज माइनस 0. अंदर भी माइनस है 0.81128 और ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 0.81128। सो आपकी 81% आप कह सकते हैं कि जी आपके सिस्टम के अंदर 81% जो रैंडमनेस है वो 81% है, कि अगर आपके 25% पॉजिटिव वैल्यूज हैं और 75% सॉरी 25% नेगेटिव वैल्यूज हैं और जो है 75% दूसरी क्लास की वैल्यूज हैं, तो आपके पास टोटल रैंडमनेस इन द सिस्टम इज 81%। ठीक है, इसको हम जरा जल्दी से देख लेते हैं। लेट्स ड्रॉ इट आउट। हम यहाँ से ये किस तरह वैल्यूज किस तरह चेंज होती हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि वैल्यूज किस तरह चेंज होती हैं। ठीक है, सो हम कहते हैं कि वैल्यू किस तरह चेंज होती है। हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज है प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फ्रॉड। ठीक है, ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं और इन दोनों वैल्यूज को हम लिखते हैं जी 0, यहाँ पे 0.05, यहाँ पे 0.1 और इसको हम एक्सपैंड करते हैं, देखें कि एक्सपैंड होता है। ठीक है, ये आ गई हमारे पास वैल्यूज। सो हर 0.5 की हमने वैल्यू ले ली और सिमिलरली क्योंकि हमारे पास दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, हमारे पास दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, तो हम यहाँ पे उसे बड़ी सिंपली कह सकते हैं कि व्हाट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड इज 0 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फ्रॉड इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इज इक्वल टू 1 माइनस दिस वैल्यू ले लेते हैं और इनकी वैल्यूज हम कैलकुलेट करवा लेते हैं। जी जी जूम मैं कर देता हूँ, एक सेकंड दीजिए, मैं जूम कर देता हूँ। असल में मेरा ये थोड़ा सा सिस्टम जो है ना उसके ऊपर माउस जो है ना तो कुछ तंग कर रहा है, वो इससे करने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये आ गया, ठीक है, और 2.2 इसको ये दिस इज नियरली इक्विवेलेंट टू 1, दिस इज नियरली इक्वल टू 0। और अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं एंट्रोपी ई ऑफ फ्रॉड कैलकुलेट करते हैं, एंट्रोपी ऑफ फ्रॉड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू माइनस टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज B3 प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड इनटू log ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रॉड B3 2, ठीक है, बेस 2 प्लस C3 इंटू log C3 2 सॉरी 2। ठीक है, हो गए सारे, ये हो गए। जहां पे 0 आएगा वो इस वजह, चले इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे अपने फॉर्मूले को यहाँ पे कॉपी करते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V करते हैं, यहाँ पे वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू जो है उसको हम 0 कर देते हैं और आखिरी वाली वैल्यू को तक हम इसको ले जाते हैं। आखिरी वाली वैल्यू के ऊपर भी नंबर आएगा क्योंकि डिवाइडेड बाय 0 कर रहे हैं ना, इस वजह से वो आ रहा है बीच में कैलकुलेशन में एक जहाँ पे वो कर रहा है, तो यहाँ पे भी 0 आएगा। ठीक है, ओके,
और इसको हम इस पूरे को वी विल टेल द सिस्टम कि इस पूरे का तुम ग्राफ कैलकुलेट कर दो हमें कि एज द प्रोबेबिलिटी इज मूविंग तुम्हें हमें ये इसका ग्राफ बना दो। तो हम यहाँ पे कहते हैं डेटा सॉरी इंसर्ट ग्राफ का है चार्ट ग्राफ बनाना है मेरे ख्याल एक्स वाई स्कैटर बनाना होगा एक्स वाई स्कैटर बनाना है। ये देखें अब जरा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब इस ग्राफ में देखिए कि ये नीचे हमारी प्रोबेबिलिटी है और ऊपर हमारी एंट्रोपी है। सो जैसे जैसे हमारी प्रोबेबिलिटी चेंज होती जा रही है वैसे वैसे हमारी एंट्रोपी भी चेंज होती जा रही है, और एंट्रोपी मैक्सिमम कब होती है? एट 0.5, जब हमारी प्रोबेबिलिटी 0.5 होगी। यहां पे भी अगर आपको याद हो तो हमने ये बात यही की थी कि जब दोनों वैल्यूज बराबर होंगी तो हमारी एंट्रोपी जो है वो 0.5 के पास होगी। ठीक है, अच्छा इसके अंदर सिर्फ एक चीज जो हमने छुपाई है अभी तक आपसे, वो ये है कि जब भी हम एंट्रोपी की बात करते हैं तो लॉग के साथ आपको याद होगा मैंने नीचे बेस 2 लिखा था, दैट बेस 2 एक्चुअली रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी क्लासेस आर देयर। क्योंकि आपको याद होगा मैंने फ्रॉड इक्वल टू यस एंड फ्रॉड इक्वल टू नो कहा था, तो मेरे पास 2 क्लासेस थी, इस वजह से बेस 2 आया था। अगर मेरे पास 3 क्लासेस होती तो बेस 3 आ जाता। अगर मेरे पास 4 पॉसिबल क्लासेस होती तो बेस 4 आ जाता। 100 पॉसिबल क्लासेस होती, 100 पॉसिबल सेट्स में मैंने डेटा को डिवाइड करना होता तो मेरे पास लॉग बेस 100 आ जाता। ठीक है, सो सिर्फ एक इसके अंदर जो चीज ऐड करनी थी वो है, यहां पे लिखते हैं ई ऑफ एक्स इक्वल टू ए इज इक्वल टू सबमिशन, जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, सबमिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास आई गिवन एक्स इक्वल टू ए log base k of probability of class I given x equal to a। ठीक है, और ये सारा इसकी ये माइनस के साथ है, i इज इक्वल टू 1 to k, जितनी भी आपकी क्लासेस हैं। और एंट्रोपी ये बेसिकली क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि किसी वेरिएबल को पिक करें और उस वेरिएबल की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है x इक्वल टू ए। लेट से हम कहते हैं कि जी टाइटैनिक वाले केस के अंदर क्लास की वैल्यू जो है वो क्लास की वैल्यू फर्स्ट क्लास था, सेकंड क्लास था या थर्ड क्लास था। ठीक है, तो क्लास की कितनी वैल्यूज थी? 3 वैल्यूज थी, लेकिन हमारे पास आउटपुट की कितनी वैल्यूज थी? 2 वैल्यूज थी, सर्वाइव्ड या नॉट सर्वाइव्ड। ठीक है, सर्वाइव्ड या नॉट सर्वाइव्ड तो नीचे लॉग के ही आएगा, नीचे लॉग के ही आएगा। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम सर्वाइव्ड या नॉट सर्वाइव्ड की बात करें और क्लास की बात कर लें, किसी और उसकी बात कर लें, हम कहते हैं जी बंदा मेल था या फीमेल था। ठीक है, पैसेंजर वाज मेल और फीमेल, तो हम कहते हैं जी एम्प्लॉई एंट्रोपी ऑफ जेंडर इक्वल टू मेल इज इक्वल टू माइनस probability that of survival given probability of yes, इसमें कहते हैं probability of yes given male gender times log base 2 of probability of yes given male plus probability of no given male times log base 2 of probability of no given male। हम सिर्फ मेल्स की बात करेंगे, कितने मेल, व्हाट इज द परसेंटेज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कि अगर मैं मेल्स को फिक्स कर दूं तो सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी यस या नो क्या है। ठीक है, अगर मैं आईआरएस सिस्टम के ऊपर इसको चला रहा होता, जैसे यहां पे मेरे पास 3 क्लासेस हैं तो वहां पे मैं लॉग बेस 3 ले रहा होता। अगर मैं इसको आईआरएस सेटोसा वर्जेनिका और वर्सिकलर के ऊपर ले रहा होता तो वहां पे मेरे पास 3 क्लासेस थी, यहां पे मेरे पास तो 2 क्लासेस है ना। फाइनल आंसर मेरे पास यस या नो में होना है, या ट्रू होना है या फॉल्स होना है। ठीक है, अच्छा जी,
दूसरी चीज जो हम इसके अंदर मेजर करेंगे, एक तो मैंने कहा आपको एंट्रोपी बता दी। अब तो ये एंट्रोपी एक वेरिएबल की एक वैल्यू के लिए कैलकुलेट की, ये एंट्रोपी मैंने एक वेरिएबल की एक वैल्यू के लिए कैलकुलेट की। अब मैं कंप्लीट वेरिएबल की एंट्रोपी कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैं ये देखूंगा कि उस वेरिएबल के कितने आइटम्स मेरे डाटा सेट में मौजूद थे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी, इसकी एग्जांपल देख ले, पहले ये लिख लेता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। एंट्रोपी ऑफ एक्स इज इक्वल टू probability of x equal to a times entropy of x equal to a plus probability of x equal to b times entropy of x equal to b plus so on। जिसमें वेटेड एवरेज नहीं होती उस तरह वेटेड एंट्रोपी निकाल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे ये पता चल गया कि इसकी एंट्रोपी कितनी है, लेकिन कितने आइटम्स के लिए एंट्रोपी है। अगर मेरे पास डाटा सेट में 50 आइटम्स हैं और 50 में से सिर्फ 3 आइटम्स के लिए जो है वो x की वैल्यू a थी, उसके लिए मैंने एंट्रोपी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो वो पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रही, वो तो सिर्फ उन 3 आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 50 में उसका कितना शेयर है या टोटल 50 में क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम ये काम कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ a टाइम्स एंट्रोपी ऑफ a, तो सॉरी प्रोबेबिलिटी की x की वैल्यू a होगी और x की वैल्यू a होगी तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी कि x की वैल्यू b होगी और एंट्रोपी जब x की वैल्यू b होगी तो उसकी एंट्रोपी। तो हम यहाँ पे वेटेड एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हैं, एंट्रोपी फॉर द होल वेरिएबल। और फाइनली हम जो तीसरा काम करेंगे, हम ये करेंगे कि ओवरऑल हमारे सिस्टम में क्या चेंज आ रहा है। अगर जिस तरह आपको याद होगा हमने यहाँ पे पीछे कैलकुलेट किया, एंट्रोपी ऑफ फ्रॉड कैलकुलेट किया, एंट्रोपी ऑफ फ्रॉड कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हम एंट्रोपी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स इक्वल टू यस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्वल टू नो। ये ऊपर वाला केस हमारे पास हमने कैलकुलेट कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यू यस, इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यू यस के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यू नो के लिए कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने यहां पे कैलकुलेट किया ये वाला कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, एंट्रोपी क्या है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स की एंट्रोपी क्या है, ये भी हमें पता चल गया। जब हमें ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स की एंट्रोपी पता चल गई तो हमने कहा कि अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स की एंट्रोपी, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को चूज करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स को देखूं, तो क्या मेरा सिस्टम के अंदर रैंडमनेस कम कर सकता हूं मैं या नहीं कर सकता। तो व्हाट इज अ चेंज इन रैंडमनेस, सो चेंज इन एंट्रोपी, और एंट्रोपी क्या थी और रैंडमनेस किससे, हमारी आउटकम और जो ओरिजिनल था और जो ये मैंने वेरिएबल x लिया था इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ आउटकम माइनस एंट्रोपी ऑफ x। इसे हम चेंज इन रैंडमनेस भी कहते हैं, इसे हम स्टेबिलिटी, चेंज इन स्टेबिलिटी भी कहते हैं, चेंज इन स्टेबिलिटी भी कहते हैं, इसे हम स्टेबिलिटी गेन भी कहते हैं। और हमारा एम क्या है, हमारा एम अब इसके अंदर क्या होगा, हमारा एम ये होगा कि हम अपने सिस्टम के अंदर से ऐसे वेरिएबल्स को चूज करें जिनको चूज करने से हमारे सिस्टम की रैंडमनेस कम हो जाएगी, हम ज्यादा बेहतर तरीके से आंसर कर पाएंगे कि हाँ जी जेंडर की वैल्यू फीमेल है, सर्वाइव्ड इक्वल टू यस, ताकि मैं एक इफ एल्स स्टेटमेंट अपना एक इफ एल्स वाला सिस्टम बना सकूं। तो आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि कौन सा वेरिएबल चूज करना है टाइटैनिक सर्वाइवल में, कौन सा वेरिएबल चूज करना है और उस वेरिएबल की क्या कंडीशन चेक करनी है आपने, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि कौन सा वेरिएबल लगाना चाहिए और इफ के अंदर कंडीशन क्या आनी चाहिए, और सब अगेन उससे भी पहले सबसे बेहतर सबसे अच्छा वेरिएबल कौन सा है जिसे ढूंढना चाहिए। क्या मैं टिकट क्लास को सबसे पहले देखूं, जेंडर को सबसे पहले देखूं, एज को सबसे पहले देखूं, पेरेंट्स और चाइल्ड को सबसे पहले देखूं, या सिबलिंग स्पाउस को सबसे पहले देखूं, कौन से वेरिएबल को मुझे सबसे ज्यादा वेटेज देनी चाहिए। और चलो अगर मैंने एज को वेटेज दे दी या जेंडर को वेटेज दे दी तो उसके बाद मुझे किसको वेटेज देनी है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो हमें हेल्प करेंगी कि हम स्टेप बाय स्टेप अपने डिसीजंस को ले सकें। सो
इसी वजह से क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप डिसीजन लेने में मदद करता है, सो दिस इज कॉल्ड डिसीजन ट्री. This is called decision tree.